हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग सेल्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस। हमारी बॉडी के लिविंग सेल्स को रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की, ऑक्सीजन की और एसेंशियल सब्सटेंसेस की। Also, the waste or harmful substances produced have to be removed continuously for healthy functioning of the body। हमारी बॉडी में से जो वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, वो भी हमारी बॉडी के बाहर निकालना ज़रूरी होता है ताकि हमारी बॉडी हेल्दी फंक्शनिंग कर सके। It is therefore essential to have efficient mechanism for the movement of these substances। हमारे पास एक ज़रूरी और असेंशियल मैकेनिज़्म होना चाहिए ताकि वो इस तरीके के मूवमेंट करा सके टू द सेल्स एंड फ्रॉम द सेल्स, यानी जो बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट है सब्सटेंसेस की वो अंदर लेकर जा सके, और जो नहीं है, रिक्वायरमेंट में नहीं है, जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं वेस्ट और हार्मफुल प्रोडक्ट्स, उनको हमारी बॉडी से बाहर निकाल सके। इस तरीके का हमारे पास मैकेनिज़्म होना चाहिए। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट मेथड्स फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। अलग अलग ग्रुप ऑफ एनिमल्स ने खुद को इवॉल्व किया है इस तरीके के ट्रांसपोर्ट को करने के लिए। अलग अलग मेथड्स इवॉल्व कर लिए हैं खुद के अंदर। सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पॉन्जेस एंड सीलेंट्रेट्स सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स थ्रू देयर बॉडी कैविटीज टू फैसिलिटेट द सेल टू एक्सचेंज दीज सब्सटेंसेज। सिंपल ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो कि स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स का एग्जांपल ले सकते हैं हम, अब वो अपनी सराउंडिंग के वाटर को सर्कुलेट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। ये इस तरीके के सब्सटेंस को अंदर और बाहर ट्रांसपोर्ट करने में अपनी बॉडी का सराउंडिंग का जो वाटर है और अपनी उनकी खुद की बॉडी कैविटीज़ है उसके बीच ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं ताकि ये वाला सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट हो सकें, जिनकी रिक्वायरमेंट है और जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इनको बॉडी से अंदर बाहर ट्रांसपोर्ट कर सकें। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स यूज स्पेशल फ्लूइड्स विद इन देयर बॉडीज़ टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल्स। जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उस स्पेशल टाइप का फ्लूइड यूज़ करते हैं इस टाइप को एक्सचेंज को करने के लिए। लेकिन जो स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स जो होते हैं वो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसलिए वो अपनी बॉडी के सराउंडिंग वाटर से ये काम करवा लेते हैं। Blood is the most commonly used body fluid by most of the higher organisms। ब्लड जो है इसी तरीका का एक फ्लूइड है जो कि यूज़ करा जाता है हायर ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर दिस पर्पस। अनदर ब्लड फ्लूइड lymph also helps in the transport of certain substances। एक और बॉडी फ्लूइड होता है जिसको हम लिम्फ कहते हैं, वो भी इसी टाइप का कुछ काम करता है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड एंड लिम्फ। हम इस चैप्टर में कंपोजिशन पढ़ेंगे ब्लड का और लिम्फ का। एंड द मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड हेयर इन। मतलब इस चैप्टर में ब्लड का और लिम्फ का कंपोजिशन पढ़ेंगे और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हमारी बॉडी में किस तरीके से होता है, हम यहाँ पर इसे भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। Blood is a special connective tissue consisting of a fluid matrix, plasma and formed elements। ब्लड जो है हमारा वो एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज़ है जो कि फ्लूइड मैट्रिक्स से बना होता है और प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से बना होता है। प्लाज्मा जो वाटरी पार्ट कहते हैं और इसको फॉर्म्ड एलिमेंट्स को हम सॉलिड पार्ट कह सकते हैं, या फिर प्लाज्मा को हम लिक्विड पार्ट भी कह सकते हैं। इसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स होते हैं और वाटर होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स होती हैं। प्लाज्मा स्टार्ट करें। प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ colored viscous fluid constituting nearly 55% of the blood। 92% of the plasma is watery and protein contribute to 6 to 8% of it। प्लाज्मा जो है वो स्ट्रो कलर्ड होता है, विस्कस फ्लूइड होता है और जो टोटल ब्लड में से 55% हमारा प्लाज्मा होता है और 45% हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से अगर हम कंसिडर करें 100% ऑफ द प्लाज्मा को, तो उसमें से 92% ऑफ द प्लाज्मा इस वाटर होता है
एंड प्रोटीन कंट्रीब्यूट 6 to 8% ऑफ इट, और सिर्फ 6 to 8% प्रोटीन होते हैं हमारे प्लाज्मा के अंदर, इसीलिए हम इसे लिक्विड पार्ट कह देते हैं। फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स आर द मेजर प्रोटीन। ये कुछ मेजर प्रोटीन्स हैं, और भी ज़्यादा प्रोटीन होते हैं, लेकिन जो मेजर होते हैं, जो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लाज्मा के अंदर होते हैं फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स आर द मेजर प्रोटीन। फाइब्रिनोजन्स आर नीडेड फॉर क्लोटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड। जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है वो क्लोटिंग या फिर कोगुलेशन ऑफ ब्लड में काम आता है, यानी जब भी हमारी बॉडी में इंजरी या ट्रॉमा हो जाती है तो वहाँ पर जो कोगुलेशन हो जाता है, कोगुलम एक्यूमुलेट हो जाता है, वो किस फैक्टर की वजह से होता है, वो किस प्रोटीन की वजह से होता है, उसका नाम है फाइब्रिनोजेंस। ग्लोबुलिन्स प्राइमरीली आर इन्वॉल्व इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। जो ग्लोबुलिन्स होते हैं, ग्लोबुलिन प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में जो काम में आते हैं, वो हमारी डिफेंसिव मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को, यानी इम्यूनिटी में काम आते हैं। एंड द एल्ब्यूमिन्स हेल्प इन द ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक बैलेंस में जो काम आता है प्रोटीन हमारा, वो एल्ब्यूमिन्स हो जाते हैं। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, क्लोरीन एक्सेट्रा। जो प्लाज्मा में होते हैं हमारे कुछ मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, वो ये दे रखे हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, क्लोरीन, और कुछ ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स भी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी। फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। जो कोगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो फैक्टर्स, वो हमारे इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर, और उसे हम कह देते हैं सीरम। प्लाज्मा विदाउट द क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। इसका मतलब ये है प्लाज्मा से के अंदर से हम क्लोटिंग फैक्टर को निकाल दें तो हम उसे सीरम कह देते हैं। इसे ऐसे भी कह सकते हैं, प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन इक्वल्स टू सीरम। Formed elements, erythrocytes, leukocytes, platelets are collectively called formed elements and they constitute nearly 45% of the blood। मैंने बताया था इन्हें सॉलिड भी कहा जाता है, सॉलिड पार्ट भी कहा जाता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स को। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में 3 चीज़ आती हैं, इराइथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं इन्हें। आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कह सकते हैं इन्हें, या फिर सॉलिड पार्ट भी कहा जा सकता है। एंड दे कॉन्स्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड। इराइथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन ब्लड। सबसे ज़्यादा तीनों में अमाउंट में जो पाई जाती हैं वो रेड ब्लड सेल्स यानी इराइथ्रोसाइट्स होती हैं। अ हेल्थी एडल्ट मैन हैज़ ऑन एन एवरेज 5 मिलियन to 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसीज पर मिलीमीटर ऑफ क्यूबिक ऑफ ब्लड। एक एवरेज है हेल्दी मैन के अंदर 50 लाख to 55 लाख ऑफ आरबीसीज प्रेजेंट होती है पर मिलीमीटर क्यूबिक ऑफ ब्लड के अंदर। आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो ऑफ द इन द एडल्ट्स। आरबीसीज जो रेड ब्लड सेल्स जो फॉर्म होती हैं वो बोन मैरो के अंदर होती हैं। आरबीसीज आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड आर बाइकॉनकेव इन शेप। आरबीसीज जो होती हैं वो डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस होती हैं, यानी उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता और वो बाइकॉनकेव शेप की होती हैं। दे हैव अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। इनके पास जो एक कॉम्पोनेंट होता है यानी आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, एक प्रोटीन होता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, और इसका कलर जो होता है वो रेड होता है। इसकी वजह से इनको रेड ब्लड सेल्स ही कहा जाता है, हैंस द कलर एंड द नेम दीज cells. A healthy individual has 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। एक हेल्दी इंडिविजुअल में, नॉर्मल इंडिविजुअल में 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। These molecules play a significant role in transport of respiratory gases। हमारी बॉडी के अंदर जो हेल्प होती है रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स काम आते हैं हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी गैसेस को अंदर या फिर बाहर पहुंचाने में हमारी बॉडी से। आरबीसीज हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 days
इनके ऊपर लाइफ स्पेन जो होता है वो सिर्फ 120 डेज होता है, आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन। इसके बाद ये स्प्लीन में जाकर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, इसलिए स्प्लीन को हमने ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। ये ग्रेनुलोसाइट्स और जो लिम्फोसाइट्स होती हैं और जो मोनोसाइट्स होते हैं वो एग्जाम्पल्स होते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स का। न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबेंडेंट सेल्स, 60 to 65% ऑफ द टोटल WBCs आर बेसोफिल्स। ये कहना है न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं हमारे ब्लड के अंदर, वो होती हैं 60 to 65% ऑफ द टोटल WBCs। टोटल WBCs में से 60 to 65% हमारे पास न्यूट्रोफिल्स होती हैं, और जो बेसोफिल होती हैं आर द लीस्ट 0.5% to 1% होती हैं। बेसोफिल सबसे ज़्यादा होती हैं, बेसोफिल सबसे कम होती हैं, और जो न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं वो 60 to 65% होती हैं। यानी मोस्ट अबंडेंट जो होती हैं वो होती हैं न्यूट्रोफिल, और जो लीस्ट अबंडेंट होती हैं वो होती हैं बेसोफिल, जो कि होती हैं 0.5% to 1%। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट 6 to 8% होती हैं, जो कि अगर हम दोनों को कंक्लूड करें न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स को, ये होती हैं 6 to 8%, और फेगोसिटिक नेचर होता है इनका। यानी फॉरेन ऑर्गेनिजम्स जो कि बॉडी में हमारी एंट्री कर रहा है, फॉरेन ऑर्गेनिज्म, उसको उसका साथ फेगोसाइटोसिस करती हैं ये सेल्स। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स का यही वर्क होता है, यही फंक्शन होता है। ये 6 to 8% होती हैं और फेगोसाइटिक नेचर की होती हैं। बेसोफिल सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन। बेसोफिल जो सिक्रीट करती हैं वो 3 हार्मोन सिक्रीट करती हैं, जिनका नाम है हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन। हिस्टामिन एलर्जिक रिएक्शंस में हेल्प करता है। सेरोटोनिन मूड हार्मोन यानी स्लीपिंग, फीलिंग ऑफ वेलनेस, इसके अंदर हेल्प करता है हमारी। हमें ये सारी फीलिंग्स हार्मोन कह देते हैं या फिर मूड हार्मोन कह देते हैं। स्लीपिंग, डाइजेशन और फीलिंग ऑफ वेलनेस की फीलिंग हमें प्रोवाइड कराता है। और हेपरिन होता है वो एंटीकोगुलेंट एजेंट होता है, यानी हमारी बॉडी के अंदर वीन्स या आर्टरीज सबसे कम होती हैं, और जो न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं वो 60 to 65% होती हैं। यानी मोस्ट अबंडेंट जो होती हैं वो होती हैं न्यूट्रोफिल, और जो लीस्ट अबंडेंट होती हैं वो होती हैं बेसोफिल, जो कि होती हैं 0.5% to 1%। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट 6 to 8% होती हैं, जो कि अगर हम दोनों को कंक्लूड करें न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स को, ये होती हैं 6 to 8%, और फेगोसिटिक नेचर होता है इनका। यानी फॉरेन ऑर्गेनिजम्स जो कि बॉडी में हमारी एंट्री कर रहा है, फॉरेन ऑर्गेनिज्म, उसको उसका साथ फेगोसाइटोसिस करती हैं ये सेल्स। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स का यही वर्क होता है, यही फंक्शन होता है। ये 6 to 8% होती हैं और फेगोसाइटिक नेचर की होती हैं। बेसोफिल सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन। बेसोफिल जो सिक्रीट करती हैं वो 3 हार्मोन सिक्रीट करती हैं, जिनका नाम है हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन। हिस्टामिन एलर्जिक रिएक्शंस में हेल्प करता है। सेरोटोनिन मूड हार्मोन यानी स्लीपिंग, फीलिंग ऑफ वेलनेस, इसके अंदर हेल्प करता है हमारी। हमें ये सारी फीलिंग्स हार्मोन कह देते हैं या फिर मूड हार्मोन कह देते हैं। स्लीपिंग, डाइजेशन और फीलिंग ऑफ वेलनेस की फीलिंग हमें प्रोवाइड कराता है। और हेपरिन होता है वो एंटीकोगुलेंट एजेंट होता है, यानी हमारी बॉडी के अंदर वीन्स या आर्टरीज या फिर कहीं पर भी ब्लड क्लॉट्स जो इकट्ठा हो जाते हैं, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, अनवांटेड ब्लड क्लॉटिंग जो हो जाती है, उससे हमें हेपरिन प्रोटेक्ट करता है अनवांटेड क्लॉटिंग से। एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, और ये जो होती हैं इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में भी काम में आती हैं ये सेल्स। इजाइनोफिल्स 2 to 3% रेजिस्ट इन्फेक्शंस एंड आर ऑल्सो। इजाइनोफिल्स जो होती हैं वो होती हैं 2 to 3% होती हैं, और हमारी हेल्प करती हैं इन्फेक्शन से बचने में, यानी रेजिस्ट कराती हैं हमारी बॉडी, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से। इजाइनोफिल्स हमारी एलर्जिक रिएक्शंस के में भी हेल्प करती हैं। एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शंस लिम्फोसाइट्स 20 to 25% होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, और ये 2 टाइप की होती हैं, बी एंड टी फॉर्म्स। लिम्फोसाइट जो होती हैं हमारी 20 से 25% होती हैं हमारे ब्लड में, और ये 2 टाइप की होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रेस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी। जो बी और टी लिम्फोसाइट्स होती हैं हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को डेवलप करती हैं और इसके रेस्पॉन्सेज को कराती हैं, इम्यून सिस्टम के रेस्पॉन्सेज को। अब
Platelets are also called thrombocytes, are cell fragments produced from megakaryocyte cells. जो प्लेटलेट्स होती हैं वो पूरी सेल्स नहीं होती, वो सेल के फ्रेगमेंट्स होती हैं, और वो सेल के किस सेल के फ्रेगमेंट्स होती हैं, वो मेगा कैरियोसाइट सेल्स के फ्रेगमेंट्स होती हैं, जो कि ये मेगा कैरियोसाइट सेल्स जो प्रेजेंट होती हैं वो बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट होती हैं। यानी प्लेटलेट्स जो हैं वो पूरे सेल्स नहीं हैं, वो सेल फ्रेगमेंट हैं मेगा कैरियोसाइट सेल्स के, और जो मेगा कैरियोसाइट सेल्स होती हैं वो बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ब्लड नॉर्मली कंटेन 150,000 to 350,000 प्लेटलेट्स पर मिलीमीटर क्यूब, यानी 1.5 लाख टू 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूबिक ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। प्लेटलेट्स कैन रिलीज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेज, मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन द कोगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स जो हैं बहुत सारे सब्सटेंस को रिलीज़ करती हैं, और जिसमें से ज़्यादातर जो रिलीज़ हुआ हुआ सब्सटेंस जो होता है वो कोगुलेशन ऑफ ब्लड में या फिर क्लोटिंग ऑफ ब्लड में काम आता है। अ रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू क्लोटिंग डिसऑर्डर्स। अगर ये कम हो जाएं तो हमारी बॉडी के अंदर क्लोटिंग डिसऑर्डर्स आ जाएंगे, यानी हमारे ब्लड इंजरी या ट्रॉमा के टाइम पर एक्सेसिव ब्लड ऑफ लॉस हो जाएगा, विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी से ज़्यादा खून बहना शुरू हो जाएगा।